घर। ओ पैसा दे के बिल दिया है, टैक्स भी दिया है, थोड़ी खुशियाँ जीता लड़ हार कर। राइडो सभी का फ्यूचर। पैसा देकर बिल लेने वाले और टैक्स चुकाने वाले इसी वर्ग को बजट में क्या मिला है? बजट से उम्मीदें क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा थी और ईमानदारी का शब्द इतनी बार लिया गया कि लगा कि कहीं पर एक सैद्धांतिक चर्चा भी चल रही है बजट में। अर्थव्यवस्था में अमूमन बजट के दौरान ऐसे शब्द नहीं सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए तमाम सवाल उठा रहे हैं। और यहां पर खन्ना साहब, सस्ता महंगा, हर बार क्या होता है कि लोग इंतजार करते थे कि सस्ता और महंगा ही सबसे बड़ी सूची होगी। इस बार सबसे आखिर में लगता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से पता चला कि अच्छा तंबाकू महंगा हो गया है, कुछ स्मार्टफोन मोबाइल फोन भी महंगे हो गए हैं, चांदी के गहने महंगे हो गए हैं, तो वो सारी चीजें कहीं नेपथ्य में पहुंच गई। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर को जीएसटी, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जीएसटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। अगर साल के बीच में उन्होंने जीएसटी लागू करना है तो इस समय इंडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा फेरबदल उनके बस की थी नहीं, और उन्होंने अच्छा किया कि इससे वो किनारा काट के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके और वो चल दिए। तो इंडायरेक्ट टैक्सेस में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हुआ नहीं है, परंतु जो बड़ा फेरबदल होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो जीएसटी का जो फाइनल ब्लूप्रिंट निकल के इम्प्लीमेंट होगा उस समय सामने आएगा, और उसका वो जीएसटी काउंसिल तय करने वाली है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है कि पहले इंडस्ट्री लॉबी करती थी, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाती थी कि साहब हमारा टैक्स कम कर दो, हाँ। और वो लेन देन भी हुआ करता था। अब मजे की बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में पावर रह ही नहीं गई। अब जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? आप हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को लॉबी करिए, सब लोग एग्री करेंगे तो बात मानी जाएगी, नहीं तो मानी नहीं जाएगी। तो एक पॉलिटिकल चेंज भी आया है, और ये मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम देगा, क्योंकि अब इंडस्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स कम करने के लिए इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में नहीं रह पाएगी। ये बड़ी बात आपने बताई। लेकिन एक जो घर को लेकर, दरअसल हमारा इतना प्यारा सा छोटा सा घर है यहाँ पर, इसे देखकर लोग सोचते हैं कि ऐसा घर खरीद लें, शायद ऐसा एक कर्ज मिल जाए बढ़िया सा, लेकिन कर्ज को लेकर कुछ सुना नहीं। तो अच्छा, मतलब खुशखबरी माने यहाँ पर कोई बुरी खबर है, बताया गया अफोर्डेबल हाउसिंग, शब्द सारे आए सुनाई दिए, लेकिन जिन लोगों को खरीदने हैं घर, उन्हें समझ नहीं आया कि मिला क्या। नहीं, देखिए, जहाँ तक अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो हमने बात की है और उसको उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है, उसका एक ही रीज़न मेरे को समझ में आता है, क्योंकि रियल एस्टेट को एकदम निगलेक्ट किया गया था फंडिंग से। कहीं से फंड्स आए या लिक्विडिटी रियल एस्टेट में इन्फ्यूज़ की जाए, तो बैंक्स वगैरह के पास वो एक क्लियर कट उनको इंडिकेशंस थी कि रियल एस्टेट को आप ना करें। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको फंडिंग मिल सकती है। तो इस समय जो लिक्विडिटी का क्राइसिस था एक डेवलपर के पास या इवन किसी के पास भी जो एक लिक्विडिटी का क्राइसिस था, वो कहीं ना कहीं इससे सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आता है। तो अफोर्डेबल, हाँ देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हूँ, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन अभी तक नहीं मिली। उन्होंने स्क्वायर फुट में डिफाइन कर दिया कि 60 स्क्वायर मीटर का है, टायर 1 में अफोर्डेबल माना जाएगा। कारपेट एरिया के बदलाव से क्या हुआ, वो देखिए आम भाषा में क्या समझे हम? कारपेट एरिया की ट्रांसपेरेंसी तो रियल एस्टेट बिल से आई गई थी। रियल एस्टेट बिल जो आया था उसमें ये क्लियर कट था कि आपको जो भी डीलिंग्स करनी है कारपेट एरिया के बेसिस पे करनी है। तो इस समय जो वो कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं वो इससे रिस्पेक्टिव है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स डिफाइंड नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग किस रेंज की होनी चाहिए। अगर आप बोलिए कि नोएडा में मेरे को 4000 स्क्वायर फुट का घर मिल रहा है, आपने सिर्फ साइज कम कर दिया, आपने और प्राइस तो कम नहीं किया, तो अफोर्डेबल कैसे हो गया? आपने बस 1000 स्क्वायर फुट को आपने 600 स्क्वायर फुट पे आप लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं वो एक डेफिनेशन जो है अफोर्डेबल क्या क्वालिफाई करता है अफोर्डेबल के लिए, ये आना भी एक क्लैरिटी आना बहुत, लेकिन एक शुरुआत, एक कोशिश, शुरुआत अच्छी है, शुरुआत दिख रही है आपको। सर, कैश पर निर्भरता कम हो, ये सारी चीजें सरकार के जहन में थी, लोग भी सोच रहे थे इसको लेकर। डिजिटल को लेकर जितने कदम उठाए गए वो वाकई कैश पर निर्भरता खत्म करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप डिजिटल के जरिए ही करें सारी चीजें। घोषणाएं बहुत सारी हो गई हैं। जितने रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इसी बजट की अनाउंसमेंट में ये भी लिखा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको डिजिटलाइज करने लगे हैं।
बैंकिंग सेक्टर, अगर ये सारे बैंकिंग सेक्टर डिजिटलाइज हो गए तो ये जो आपके कल हमने इनसे पूछा था कि आपके पास अकाउंट है, तो इन्होंने मना किया कि अकाउंट नहीं है, तो ये सब बैंकिंग सेक्टर में आ गए, क्योंकि सभी किसान के, फार्मर्स के अकाउंट्स कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक में या रीजनल रूरल बैंक्स में होते हैं। तो अगर वो उसकी डिजिटलाइजेशन हो गई तो मेरा ख्याल है कि जो कैश की जो इन्होंने लिमिट्स लगा दी हैं उस पर बहुत एडवांटेज मिलेगा। पहली बात तो यह है कि इकॉनमी को एक इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि वी आर गोइंग टू गिव क्लीन जीडीपी। Does that clean GDP means this? कि भाई जिसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज हिंटिंग ऑन क्लीन जीडीपी। और दूसरा और ताकि कैश की ट्रांजैक्शन कम हो, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट में अमेंडमेंट कर दी, जिससे कि आपका चेक अगर वापस हो गया तो पहले आपको कोर्ट फाइल करना पड़ता था, उसके प्रोसीजर है, नोटिस जाएगा, वो होगा, फिर उसको अल्टीमेटली तो सज़ा हो जाती थी जिसका चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत लंबा था। उस प्रोसीजर को कोई शॉर्टफॉल किया है इन्होंने, क्या किया है इसकी डिटेल्स अभी आनी है। अगर वो प्रोसीजर शॉर्टफॉल हो गया कि भाई मैं आपको चेक देता हूं तो ये इट्स लाइक ए कैश, मतलब चेक दिया कैश दिया, एक ही बात। अभी मैं चेक नहीं, कई जगह लोग नहीं लेते कि ये वापस ना हो जाए और फिर मैं क्यों धक्के खाऊं कोर्टों में। तो अगर वो इन्होंने कर दिया है इस कैश की लिमिट्स के साथ, तो मेरे ख्याल इससे और डिजिटलाइजेशन, जो रूरल डिजिटलाइजेशन के साथ, तो मेरे ख्याल बहुत एडवांटेज आएगा। किसानों के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनसे आप खुश नहीं हैं, लेकिन जो गांव देहात इलाके के लिए जो किया जा रहा है, जो बिजली होगा हर जगह गांव-गांव में 2019 तक, उन सारी चीजों से आप संतुष्ट हुए कि नहीं? देखो, जब हम छोटे से थे तो जब बजट आता था तो गांव के लोग और हम भी ये देखते थे कि बजट अगर कुछ न कुछ हमको तुरंत मिलेगा। तो 2019 की अब बात करने लगे, अब तक क्यों नहीं हुआ? जो अब तक नहीं हुआ वही 2019 तक तो होगा। शुरुआत भी देख रहे हैं आप? नहीं, इतना ही बजट पहले भी आता था। जो पॉलिसी है, जितना भी ये जाएगा, इरिगेशन में कितना जा रहा है, उसमें क्या होता है, अब मार्च आ जाएगा, फर्जी बिलिंग होगी, ठेकेदार और नेता और अधिकारी तीनों का मेल मिलाप है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं होना गांव में, न बिजली आनी। अच्छा, कोई तो एक ऐसी चीज होगी, देखिए, आंदोलन होगा अब, लेकिन कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपको अच्छा लगा होगा जितनी घोषणाएं हुई। हाँ, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी उस पर पहले टैक्स लगता था, नहीं लगेगा, वो इन्होंने ठीक काम करा है। उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो उस पर उनको पैसा मिलेगा वो इन्होंने ठीक काम करा। इनको क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा स्टेटों को दे रही है उस पर मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग इसलिए नहीं है कि मिली भगत है सबकी। हम तो गांव में रहते हैं, वहाँ देखते हैं सबको, जितना फंड जा रहा है, अगर यहाँ से 1000 रुपये जा रहे हैं तो 20 रुपये गाँव तक जाता है। क्या नौजवानों के लिए कितने नौजवान हमारे सैनिक जाते हैं, वे सैनिक कहाँ तैयार होते हैं? उनके लिए ग्राउंड है, उनके लिए स्टेडियम है, क्या उनके लिए कुछ करा जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इनसे पूर्ण रूप से नाराज हैं। किसानों का कर्जा बढ़ा है, कर्जा बढ़ा तो आत्महत्याएं बढ़ेगी, यही होगा। और अभी होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है, ना अधिकारियों पे है, नेता, अधिकारी और जो ठेकेदार है, तीनों का गठजोड़ है। तो देश की जनता को ऐसे ही रहना है। अंशुमन, इस बार जितनी भी घोषणाएं हुई उसमें बहुत था कि एक सब हेडिंग दे के वित्त मंत्री आगे बढ़ते गए, किसान, एसएसएस, युवा। तो युवा पर ही मैं आती हूँ। जो युवा को लेकर बातें की गई, कुल मिलाकर कौशल विकास के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर चीजें हुई, लेकिन कुछ ठोस था? देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है रोजगार सरकार का, और पिछले 2 साल में रोजगार के मोर्चे पे चुनौती काफ़ी ज़्यादा बढ़ी भी है, क्योंकि 2 साल में रोजगार कम भी हुए हैं और वो ऑल टाइम लो पर, पिछले डिकेड के सबसे लो पर है। बजट ने उसे उस तरह से डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। स्किल डेवलपमेंट में चैलेंजेस हैं, सरकार भी मानती है कि वो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट के मिशन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सफलता की ना होने की बड़ी वजह यह है कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित या स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है वहाँ मंदी है, खासतौर से जो रियल इस्टेट है। अगर रियल इस्टेट को मिलने वाली रियायतें काम करती हैं और रियल इस्टेट
सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग की रियायतें पास ऑन करता है लोगों को और वहाँ डिमांड आती है तो शायद वहाँ रोजगार बढ़ने की संभावना बनेगी। दूसरी एक कोशिश जो छोटी कंपनियों को टैक्स रियायत देकर की गई है, हालांकि उसका कितना फ़ायदा होगा यह भी कहना मुश्किल है। सीधे तौर पर युवाओं को फोकस करने के लिए किसी बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम की कमी इस बजट में खली है और कोई सीधा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नहीं दिखता बजट में। आज तक के इस बजट बाजार में किसकी दुकान पर किसको कितने में क्या मिला उसका विश्लेषण चल रहा है, लेकिन डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से सांसद अखिलेश यादव की पत्नी क्या कह रही हैं इस बजट के बाद, आपको सुनाते हैं। बजट और यूपी चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिंपल यादव जी। डिंपल जी, फर्स्ट रिएक्शन है कि बजट को किस ढंग से देखते हैं? मैं समझती हूँ किसान विरोधी बजट आया इस बार भी, क्योंकि किसानों को क्रेडिट देने की तो बात हुई है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा इसकी कोई बात नहीं है। ऋण माफ़ी किस तरह से किसानों को पहुंचाई जाएगी इस पे कोई बात नहीं कही गई है। तो ये डेफिनेटली एक किसान विरोधी है और भाजपा वाले शुरू से ही किसान विरोधी रहे हैं और इस बजट को देख के हमें ये आज फिर ये बात साबित हुई है। डिंपल जी, एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश से आप सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में क्या है और आपको कुछ लगता है कि यूपी के लिए खास तौर पर दिया गया, क्योंकि बार बार यूपी में भाजपा की सरकार बने, ये बीजेपी लगातार नारा दे रही है? नहीं, नारा तो हमेशा से देते आए हैं पर उत्तर प्रदेश का ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसी का भी ऑर्डर था कि आप किसी भी प्रदेश को चिन्हित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर ये बजट इलेक्शन के बाद आएगा तो शायद उत्तर प्रदेश वासियों को इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं समझती हूँ कि इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बजट को एक महीने बाद लाते तो उत्तर प्रदेश की जनता का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। डिंपल जी, एक दो सवाल और हैं यूपी चुनाव से जुड़े हुए। आपका नाम जुड़ा प्रियंका गांधी के साथ, कि आपकी जोड़ी है प्रियंका गांधी के साथ, पोस्टर्स भी लगे कि दोनों कैंपेन करेंगे, आपने डिनर भी किया, स्ट्रेटेजी बनाई गई पूरी चुनाव को देखते हुए। आपकी मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी से, क्या दोनों कैंपेन करेंगे, एक जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है? ये सब तो मीडिया की कहानियां हैं और जो भी समाजवादी पार्टी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो हम वही काम करेंगे। आप कैंपेन करेंगे? कैंपेन करेंगे। प्रियंका गांधी के साथ करेंगे? नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। प्रियंका गांधी के साथ जोड़ी के रूप में देखा जा रहा है? नहीं, वो तो किसी की भी जोड़ी किसी के साथ भी हो सकती है। अखिलेश और राहुल दिख रहे थे, लखनऊ में मैं था, अखिलेश और राहुल दोनों दिख रहे थे। ऐसा वर्कर कह रहे हैं कि प्रियंका जी और डिंपल जी साथ दिखेंगे तो बड़ा माहौल बन जाएगा। देश बहुत बड़ा है और हमको सब प्रदेश कवर करना है, तो जिसकी ड्यूटी जहाँ लगेगी वहाँ जाएगा। प्रियंका गांधी के टच में है? नहीं, मैं प्रियंका गांधी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी कभी बात। अच्छा डिंपल जी, एक सवाल ये है कि राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है, ये कहा जा रहा है कि ये हिट जोड़ी है, जो नारा भी दिया जा रहा है कि घर के लड़के यूपी के लड़के और बाहर का मोदी। यूपी को ये साथ नहीं, तो ये अच्छी बात है कि अगर युवा लोग एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और ये डेमोक्रेटिकल सेटअप है जहाँ पे विपक्ष जो था वो कमज़ोर होता दिख रहा था, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है इस डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कि एक अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन साथ में आ रहा है। झगड़े के ऊपर क्या है? आखिरी सवाल, जो झगड़ा था उसको आपका फर्क पड़ा? नेताजी का नेताजी ज़रूर प्रचार करेंगे, उनका आशीर्वाद हम पे है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश की राजनीति, दूसरी तरफ वो सारी राजनीतिक पार्टियां जो एक ही मुद्दे को आधार बना रही हैं इस बजट को की आलोचना के लिए, और वो है कि ये किसानों के विरोध में है। चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगी सुनील अलग जी और आपसे कि क्या राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठा पाएंगी सरकार को घेरने में किसान विरोधी होने के? इस बजट में तो कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं फायदा उठा, दे कैन नेवर डू इट, क्योंकि ये बजट तो फार्मर्स, पुअर सबके लिए कर दिया है उन्होंने, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो कोई फायदा उठा सकते हैं। 1,87,000 करोड़ रूरल एग्रीकल्चर के लिए दिया है। अगर उसके बाद भी क्रिटिसिज्म आता है तो करने दीजिए क्रिटिसिज्म। देखिए, जमीन पर कितना पैसा दिल्ली से चलता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचता है और वहां से चल के ताल्लुक तक पहुंचता है और ताल्लुक से गांव तक पहुंचता है, ये हर गांव वाले को पता है। तो बोल देना कि हमने ये कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो अगर होगा तो देखा जाएगा, अभी तो कुछ देखा नहीं। स्टेट्स को उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपया दिया, इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डिलीवर। घोषणाएं हैं और के ऊपर आप बदलाव मत करिए। कहां तक पहुंच पा रही हैं वो देखना होगा। बजट बाजार की रौनक यूं ही बनी रहेगी आज तक पर, लेकिन एक ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।